नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपी पीएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो पीडीएफ तैयार हो गई है। मैंने सभी प्रीवियस ईयर पेपर से इकोनॉमी के क्वेश्चन लेके इस पीडीएफ में डाल दिए। और हाँ, हमारे ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया। ऑलरेडी 3000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको हिमाचल के सभी एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी हम बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इकोनॉमी क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको लेवल पता लग जाएगा एचपीपीएससी किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछता है और क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन रीड करता हूँ। Which one of the following indices are now used by the Reserve Bank of India to measure the rate of inflation in India? तो हिंदी में पढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न में से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये मेजर करता है क्या? रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हो महंगाई दर बढ़ती जा रही है। आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, अगले साल वो देखोगे आप 100 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये क्या होता है, ये आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से महंगाई दर जो है वो बढ़ती जा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेजर करना होता है तो वो किस इंडिसेस की मदद लेता है? NASDQ इंडेक्स, BSE इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको BSE की फुल फॉर्म पता होगा, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ये तो आपको ऑप्शन ही कट जाएगा। NASDQ ये भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो होती है। तो आपका दो ही ऑप्शन रहेंगे, इन्हीं में से आपका राइट आंसर कोई होगा। तो अगर आपको तुक्का भी लगाना होगा तो हाँ भाई, इन्हीं में से एक चीज़ अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे कभी कभार ऑप्शंस भी हमें कट करने पड़ते हैं जब हमें आंसर नहीं आता। बाकी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ईजी सा क्वेश्चन है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, इसकी मदद से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेजर करता है इंडिया में। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेकंड है, अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? सिंपली पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कोई घर के लिए लोन लिया था, तो अगर आपने 3 महीने तक वो लोन नहीं दिया तो वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। यानी आप उस लोन को दे नहीं रहे, तो बैंक के लिए वो मुश्किल हो जाएगा उस पैसे को रिकवर करना। तो उसे वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल देता है। फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी होती है, उसकी मदद से वो उस लोन को लेने की कोशिश करता है। तो कब? जब 90 दिन हो जाते तो उसके बाद जो आपका जो भी आपने लोन लिया होगा, प्रिंसिपल अमाउंट है या इंटरेस्ट नहीं दे रहे आप, तो वो किस में चले जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चले जाएगा। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 90 डेज। यानी 19 डेज बाद एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है चीज़, जब उसका जो किस्त है वो नहीं दी जाती या फिर जो इंटरेस्ट होगा वो नहीं दिया जा रहा होगा। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद एनपीए इन इंडिया? तो बताइए निम्न में से एनपीए से संबंधित क्या है? तो एनपीए मैंने अभी आपको बताया क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से इनमें से कौन सी चीज़ रिलेटेड है? फेमा है, आईबीसी है, सेबी है या एनसीएलटी है? तो बताइए इसका राइट आंसर को। फेमा की अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, ये भी कट जाएगा आपका। सेबी की सबको पता होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। फिर आपका एनसीएलटी है, ये है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो आपका आईबीसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये आपका डील करता है किससे? एनपीए से करता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये डील करता है एनपीए से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से। तो इसका एक बोर्ड भी है, जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, ये 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये जो आपका आईबीसी है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से डील करता है। जो भी बैंकों के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे उससे यही डील करेगा। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फोर्थ है, हु एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम इन इंडिया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो बताइए नेशनल इनकम जो इंडिया की है उसको एस्टिमेट कौन करता है? तो प्लानिंग कमीशन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो अगर आप एग्जाम्स देते होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने ज़रूर एग्जाम में देखे होंगे। तो बताइए नेशनल इनकम को कौन मेजर करता है इंडिया में? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये मेजर करता है नेशनल इनकम को। अगर आपसे पूछे कि जो पॉवर्टी लाइन है उसे एस्टिमेट कौन करता है, उसे करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल सर्वे जो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ये पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करता है, और नेशनल इनकम को मेजर कौन करता है, एस्टिमेट कौन करता है? वो करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिफ्थ है, हु कंडक्ट्स द
पीरियोडिकल सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए जो आवधिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है, तो कौन करता है अभी आपको बताया था। जो CSO है वो क्या करता था, वो नेशनल इनकम को मेजर करता था, एस्टिमेट करता था। और जो आपका NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है, वो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करता है। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहा। CSO करता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट, और जो आपका पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करता है वो है NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। तो ग्रामीण क्षेत्र जो आपका होता है मेजर करने के लिए कि हाँ ये लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर है या नीचे है, तो कितनी कैलोरीज एक मिनिमम मिलनी चाहिए बंदे को, तभी वो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा। तो 6th में आपका ऑप्शन क्या क्या देखें, 2100 कैलोरी पर डे, 2200 कैलोरी, 2400 या 3100 कैलोरी। तो 6th का जो राइट आंसर है वो है 2400 कैलोरीज पर डे। तो अगर 2400 कैलोरीज मिल रही है किसी को तो वो आपका जो पॉवर्टी लाइन है उससे ऊपर होगा, अगर नहीं मिल रही तो पॉवर्टी लाइन से नीचे होगा। अगर यही क्वेश्चन बोलता रूरल एरियाज की जगह यहाँ लिखा होता अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज लिखा होता तो आपका आंसर क्या होता, अर्बन एरियाज में कितनी चाहिए होती है, 2100 कैलोरीज चाहिए होती है दिन की, और रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज डे की चाहिए होती है। तो अभी तो हमसे रूरल एरियाज का पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2400 कैलोरी पर डे चाहिए होती है एक पर्सन को। 7 देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अ कंट्री इज रिलेटेड टू। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड दिया है, ये क्या चीज़ है, सिंपली आपसे ये पूछना चाहता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ शार्प डिक्लाइन इन द टोटल पॉपुलेशन, अ डिक्लाइन इन द इन्फ्लेंट मोर्टिलिटी रेट, एन इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो, एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप। तो 7th का जो राइट आंसर है, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड होता है ये होता है एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्किंग एज ग्रुप। तो जो वर्किंग एज ग्रुप होती है, जैसे 14 साल से ऊपर के हो गए जो आपके वर्किंग एज में आते हैं, वो अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो उससे आपका हम मेजर कर सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड से कितनी जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में आती है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड किससे रिलेटेड है, एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्किंग एज ग्रुप। तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 8th है, विच अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल फैक्टर आर नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। तो भारत के मानव विकास सूचकांक के निर्माण में निम्न में से कौन सा जो कारक है उसका उपयोग नहीं किया जाता। तो बताइए, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसे मेजर करना हो इंडिया में, तो कौन सी चीज़ इनमें से यूज़ नहीं की जाती। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रियल GDP पर कैपिटा, मॉर्बिडिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो 8th का राइट आंसर क्या है, 8th का जो राइट आंसर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये भी यूज़ होता है, रियल GDP भी यूज़ होता है। जो मॉर्बिडिटी है ये यूज़ नहीं होता। मॉर्बिडिटी क्या होगा, ये एक तरह से आपकी डिसीज़ हो गई कि हाँ एक पॉपुलेशन में किसी को सर्टेन कॉमन डिसीज़ कौन सी, जैसे कैंसर हो गई, तो एक कॉमन डिसीज़ चल रही है ना कि हाँ पूरी पॉपुलेशन में इतने बंदों को इतनी कैंसर है, किसी को कुछ है, तो वो मॉर्बिडिटी उसे बोलते हैं। तो ये इससे हम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका जो है मेजर नहीं करते। तो 8th का राइट आंसर क्या है, 8th का राइट आंसर ऑप्शन सी, मॉर्बिडिटी के जो है उसकी हेल्प से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसे मेजर नहीं करते। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे ज्वाइन करें ना, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएगी, जैसे कोई भर्ती आती है या फिर फ्री स्टडी मटेरियल होता है वो भी हम वहीं पर देते हैं। तो ऑलरेडी 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, तो आप भी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। 9th है, डिस्क्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स। तो जो डिस्क्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या होती है, उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ लेबर इज पॉजिटिव, मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ लेबर इज नेगेटिव, या बोथ ए एंड बी। तो बताइए डिस्क्यूस्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, मोर पीपल आर वर्किंग इन अ जॉब देन एक्चुअली नीडेड। तो एक काम को ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, जैसे 2 बंदे उस काम को कर सकते हैं कंप्लीट, मगर जो है ज़्यादा लोग अवेलेबल है, यानी 10 लोग उस काम को कर रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत बस 2 ही बंदों की, तो उसको हम डिस्क्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की वो क्या होती है, वो जीरो होती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ लेबर इज जीरो। तो डिस्क्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ लेबर इज जीरो। 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 10 देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट डज नॉट यूज विच पैरामीटर वाइल मेजरिंग जेंडर इनइक्वालिटी। तो मानव विकास लैंगिक असमानता को मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता। तो बताइए किसको यूज़ नहीं किया जाता, सेक्स रेशियो को, हेल्थ को, एजुकेशन को, कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। तो जो आपकी जेंडर
इनइक्वालिटी होती है ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसे मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ को यूज़ नहीं करते? 3 का तो करेंगे, 1 का नहीं करेंगे। तो सेक्स रेशियो का यूज़ भी करते हैं कि हाँ 1000 फीमेल्स में जो नंबर ऑफ मेल बर्थ हो रही है वो कितनी हो रही है। जो एजुकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल इसमें होती है, जो आपका मेजर करना होता है जेंडर इनक्वालिटी की, हाँ जो गर्ल्स हैं उन्हें एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही, और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनका उन पे कंट्रोल है, उन्हें वो चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही। तो ये सब चीज़ें आपकी होती है। जो हेल्थ होता है इसमें इसका यूज़ नहीं किया जाता, यानी जेंडर इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए जो हेल्थ है इसे यूज़ नहीं किया जाता। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है, हेल्थ को यूज़ नहीं करते, बाकी तीनों को करते हैं। 11th है गोल्डन रूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज। तो भारत में राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है, तो बताइए जो गोल्डन रूल है फिजिकल पॉलिसी का वो भारत में क्या है? बोरोइंग ओनली फॉर करंट एक्सपेंडिचर, बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग ओनली फॉर रिपेमेंट ऑफ डेप्ट, या बोरोइंग फॉर बजट एक्सपेंडिचर। तो गोल्डन रूल क्या है फिजिकल पॉलिसी का इंडिया में? 11th का जो राइट आंसर है वो है बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट अगर करनी होती है उसी के लिए जो है वो जो लोन एक तरह से बोरो किए जाते हैं मनी, तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए किए जाते हैं। अगर कोई भी लोन चल रहा होगा उसकी रीपेमेंट के लिए कभी भी जो पैसा है उसे बोरो नहीं किया जाएगा, या फिर कोई आपका करंट का एक्सपेंडिचर है उसमें आपको पैसा लगाना तो उसके लिए भी बोरो नहीं किया जाएगा, ना ही जो आपके बजट होगा उसके लिए। जो भी करना होगा बोरो करके वो क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए मेनली बोरो किया जाएगा। मान लीजिए कोई मेट्रो प्रोजेक्ट लगाना है तो एक इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए जो है बोरो कर सकते हैं। तो ये गोल्डन रूल है जो हमारी फिजिकल पॉलिसी का इंडिया में। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 12th है NGOs आर रिकॉग्नाइज एज डैश टू फोकस एंड फिक्स द प्रॉब्लम प्रेजेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं। विकास प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ठीक करने के लिए NGO को डैश के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो बताइए जो NGOs हैं उन्हें किस रूप में मान्यता प्राप्त है? फेवर्ड चाइल्ड, अनफेवर्ड चाइल्ड, मैजिक बुलेट या अनमैजिक बुलेट। तो NGO को किस तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो 12th का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है मैजिक बुलेट। मैजिक बुलेट का मतलब क्या होगा कि आपका जैसे इजी सोल्यूशन है एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम के लिए, तो जो NGO है उन्हें मैजिक बुलेट की तरह जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस में। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो निम्न में से कौन सा आर्थिक रूप से अविकसित देशों का संकेतक नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? तो जो लो डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उनमें लो पर कैपिटा इनकम होती है, हाँ लो होगी तभी तो अनडेवलप्ड कंट्री है। तो हाँ जी, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ ग्रोथ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी तभी अनडेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उन्हें वहाँ पर आपके रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे जब पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपका हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, तो जो है वहाँ पर आपको पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, तो अनडेवलप्ड कंट्री में क्या होता है इंडिकेट क्या करता है कि हाँ अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है तो वो आपकी मेनली अनडेवलप्ड कंट्रीज़ होगी। बाकी लो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन द प्राइमरी सेक्टर, तो ऐसा नहीं है। जो डेवलप कंट्री होती है वहाँ पर भी आपने देखा होगा जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा लेबर वाला काम नहीं करती, लेबर फोर्स वहाँ पर आपकी कम मिलेगी, तो वो और कंट्रियों से लेबर्स मंगाते हैं, जैसे दुबई हो गया वो और जगह से मंगाएंगे, इंडिया के लोगों को बुलाएंगे, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पर काम करने के लिए, लेबर वाला काम करने के लिए। तो ऐसा होता है जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ होती है जो अंडर डेवलप होती है उनमें आपकी लो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स नहीं मिलती, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ही मिलेगी, जो आपकी लेबर फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी कम नहीं होती। तो 13 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स, ये आपका इंडिकेट नहीं करती जो इकोनॉमिकली अनडेवलप्ड कंट्रीज होती है उन्हें। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14 से द टोटल फर्टिलिटी रेट इज, तो कुल प्रजनन दर है, तो बताइए टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? द बर्थ ऑफ वुमेन डिवाइडेड बाय द टोटल फीमेल पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन विल लाइकली बेयर इन हर लाइफ टाइम, द बर्थ्स टू वुमेन ऑफ अ गिवन एज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एट द एज। तो सिंपली आपको बताता हूँ जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो क्या होता है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन विल लाइकली बियर इन हर लाइफ टाइम। तो टोटल फर्टिलिटी क्या होती है? एक जो औरत है वो अपने पूरे जीवन में कितने बच्चों को जो है वो जन्म देगी, तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन विल लाइकली बियर इन हर लाइफ टाइम, उसे बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय RBI। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो रेट है वो RBI जो है वो डिटरमाइन नहीं करता, निर्धारित नहीं करता। तो बैंक रेट,
SLR, PLR या CRR? तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का जो राइट आंसर है वो है PLR। तो PLR जो है इसको जो आपका RBI है वो डिटरमाइन नहीं करता, बाकी बैंक रेट को भी करता है, SLR को भी करता है, CRR को भी करता है। SLR की फुल फॉर्म क्या है? SLR आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट रेशियो होता है और CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो इनको जो आपका RBI है वो डिटरमाइन करता है, बाकी PLR को नहीं करता। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 16 देखते हैं। हु रिकमेंडेड द MSP एंड इशू प्राइस? तो जो MSP और इशू प्राइस है उसे रिकमेंड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, नीति आयोग या नाबार्ड? तो जब आपका किसान आंदोलन चला हुआ था तब MSP का बड़ा मुद्दा चला हुआ था, तो जो आपका MSP है उसे रिकमेंड कौन करता था? उसे जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस है वो रिकमेंड करता है, यानी वो तय करता है कितनी MSP होगी जो भी पर्टिकुलर क्रॉप है, जो आउटपुट फार्मर्स की निकलती है उसका MSP कौन जो निर्धारित करता है? वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉर्पोरेशन टैक्स? तो निगम कर के बारे में इनमें से कौन सा सही है? तो कॉर्पोरेशन टैक्स से आपको क्या सही लगता है? इन चारों में से एक चीज़ सही होगी कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में। इट इज़ अ टैक्स विच इज़ लेवाइड बाय द लोकल बॉडीज, इट इज़ अ टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज़ अ टैक्स दैट इज लेवाइड बाय म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में क्या सही है? 17 का जो राइट आंसर है, इट इज़ अ टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज। तो कॉर्पोरेशन टैक्स किस पे लगता है? जो कंपनीज का प्रॉफिट होता है उस पे टैक्स लगता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, इट इज़ अ टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज, उसे कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। 18 है, इन इंडिया द फाइनेंस कमीशन इज नॉर्मली अपॉइंटेड एवरी 5 ईयर्स। तो भारत में जो वित्त आयोग है आमतौर पर हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है। किस लिए नियुक्त किया जाता है जो फाइनेंस कमीशन होता है? टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टेट्स, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द सेंट्रल ग्रांट्स एंड रेवेन्यू। तो जो आपका फाइनेंस कमीशन है उसे अपॉइंट क्यों किया जाता है? टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द सेंट्रल ग्रांट्स एंड रेवेन्यू। तो जो भी सेंटर की ग्रांट्स होगी, जैसे कोई पैसे देने होंगे, वो शेयर कि हाँ किस स्टेट को कितना शेयर मिलना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका जो शेयर है वो स्टेट्स को कितना मिलना चाहिए, तो ये डिटरमाइन कौन करता है? ये आपका फाइनेंस कमीशन करता है। तो ये इसलिए अपॉइंट किया जाता है टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन सेंट्रल ग्रांट्स एंड रेवेन्यू। 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 9 देखते हैं। वेयर इज द न्यूली इस्टेब्लिश्ड बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर एट? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन आया था IBC आपका उससे रिलेटेड, तब मैंने आपको बताया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2016 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो जो बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बोर्ड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंक्लूड्स चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप। तो जो शिशु मृत्यु दर है में आयु वर्ग के बच्चे आते हैं, किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? अप टू 14 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स, अप टू 2 ईयर्स या अप टू 1 ईयर्स? तो इन्फेंट जो मोर्टिलिटी रेट होता है वो क्या होता है कि जैसे 1000 बच्चों में जो कितने बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है जब उनका जन्म होता है, तो कब तक? 1 साल तक। तो 1 साल के अंदर जो बच्चे होंगे वो 1000 अगर बच्चे होते हैं उसमें से कितने बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो अप टू 1 ईयर्स, तो 1 ईयर्स तक ही जो बच्चे हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में उन्हें क्यों इस्टेब्लिश किया गया, क्या पर्पस था उन्हें सेट करने का? to supply credit to small business unit, to supply credit to small and marginal farmers, to encourage young entrepreneurs to set up business particularly in rural areas। तो इसका जो राइट आंसर है 21 का वो है ऑप्शन है 1 एंड 2। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, तो जो स्मॉल बिजनेस यूनिट है उन्हें पैसा मिल सके, उनको जो है वो जो लोन ले सके। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं वो भी जो है वो लोन ले सके स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो इन दो पर्पस के लिए जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। तो थर्ड है आपका टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये वाला आपका जो ऑप्शन है ये गलत है, इसलिए आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सेटअप नहीं किए गए थे। तो आपके कभी भी HPPSC के एग्जाम देखे होंगे उनमें आपके लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, आपको पूछेंगे ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये दोनों सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं।
तो HPPSC का थोड़ा ऐसी परंपरा रहती है। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इस PDF में डाल रखे हैं। बाकी आपको PDF अगर लेनी होगी तो वो हमारे स्टडी मटेरियल के साथ मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख लेना, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल का जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल बाय कर सकते हो। या फिर हमसे आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होंगे तब भी हमने आपको ये सारी PDFs दे रखी होगी हर एक सब्जेक्ट की। अगर आपने हमारा कोई कोर्स लिया है ऐप से तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स को जो PDFs है वो मिलती रहती है, जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहता है, और उसके बाहर कोई भी उन्हें सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम बेस्ट क्वालिटी का जो कंटेंट है उनके लिए लाने की पूरी कोशिश करते हैं। 22 है, विच ऑफ द 5-year प्लान वॉज टर्मिनेटेड अ ईयर बिफोर टू इट्स ओरिजिनल टर्म। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे मतलब उसका जो टाइम पीरियड था उससे पहले ही जो है फिनिश कर दिया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 4th प्लान, 5th प्लान, 6th प्लान या 7th प्लान? तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का जो राइट आंसर है वो है 5th प्लान। जो 5th प्लान था इसकी जो ड्यूरेशन थी वो क्या थी? वो 1974 से 1979 तक थी। मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो चेंज हो जाती है, इसलिए 1978 में ही, जो 1978 है इसी में इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। कौन सा? 5th 5-year प्लान को, क्योंकि जो जनता पार्टी की जो है वो सरकार आ जाती है सेंटर में, और ये जो 5th 5-year प्लान है इसे टाइम से पहले ही समाप्त कर देती है, 1978 में ही फिनिश कर देती है। 23 है, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज फाइनेंस्ड बाय। तो जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट होता है एक स्टेट गवर्नमेंट का, उसे फाइनेंस किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए, जो पैसों की कमी होती है और उसको किस तरह से पूर्ति की जाती है उसकी? मार्केट बोरोइंग द्वारा, प्रिंटिंग करेंसी द्वारा, लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या एक्सटर्नल बोरोइंग द्वारा। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन इसमें से ठीक है? तो करेंसी तो स्टेट गवर्नमेंट कभी प्रिंट कर नहीं सकती, ये RBI के जो है आपका सेंट्रल उसके अंडर आता है, तो स्टेट का तो कोई इसमें रोल है नहीं, तो ये तो ऑप्शन आपका सीधा ही कट जाएगा। तो मार्केट बोरिंग रह गया, लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक्सटर्नल बोरिंग। तो एक्सटर्नल बोरिंग भी नहीं कर सकती कि हाँ अपने जो फिजिकल डिफिसिट है उसके लिए एक्सटर्नल यानी बाहर से पैसा लेना। तो इसमें दो ही ऑप्शन आपके बताते हैं, मार्केट बोरिंग या लोन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले लो। तो 23 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? वो ऑप्शन सी 1 और 3। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर है 23 का। चलिए 24 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स एम्स एट। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है उसका मेन एम क्या था? एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन। तो ये तो इसका एम है नहीं है कि हाँ कल्टिवेबल एरिया के अंडर जो आपका इरिगेशन आता है, इरिगेशन दिया जाता है, उसको एक्सपेंड किया जाए कि इरिगेशन और ज़्यादा एरिया में हो, तो ऐसा नहीं है। एनेबलिंग द बैंक टू एक्सेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी। तो सॉइल क्वालिटी के ऊपर कोई लोन तो बैंक देता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्मलैंड। तो ये इसका राइट आंसर है ओनली ऑप्शन सी। ठीक है, जो ऑप्शन 3 है, चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मलैंड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का यही एम था कि जो फर्टिलाइजर का ओवर यूज हो रहा है सॉइल में उसे चेक किया जा सके। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ठीक है, यहाँ पर ओनली 3, थर्ड ही इसका सी है, बाकी दोनों ऊपर के गलत थे। 25 है, वट इज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसे इम्प्लीमेंट करने का मेन एडवांटेज क्या होगी? तो 3 ऑप्शन देख रहे हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India। हाँ ये तो सही है, जो मल्टीपल टैक्सेस है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि GST एक ही टैक्स है, सारे टैक्स को हटा के एक ही टैक्स लगा दिया है, तो ये आपका फर्स्ट वाला ठीक होगा। It will drastically reduce the current account deficit of India and will enable to increase the foreign exchange reserve। तो ऐसा कुछ है नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज कुछ नहीं करेगा जो आपका GST है। It will enormously increase the growth and size of the economy of India and will enable it to ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। तो ये भी इसका कोई ऐसा एम नहीं है जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो मेन एडवांटेज क्या होगी? ओनली ऑप्शन 1। ठीक है, ओनली ऑप्शन 1 इसका ठीक है कि जो मल्टीपल टैक्सेस हैं उसे हटा के एक सिंगल टैक्स लगाया जा रहा है, तो इसकी मेन एडवांटेज यही होगी। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए यानी 1 ही सही है। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपका कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच नहीं है? तो 13th जो फाइनेंस कमीशन है वो सी रंगाराजन की नहीं, इसकी 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। 13th के कौन है? 13th के थे डॉक्टर विजय केलकर। तो जो विजय केलकर थे वो 13th फाइनेंस कमीशन थे उसके चेयरमैन थे। बाकी 14th फाइनेंस कमीशन के YV रेड्डी ही चेयरमैन थे। 15th कमीशन के जो फाइनेंस कमीशन है उसके NK सिंह ही चेयरमैन थे। तो जो फर्स्ट है ये आपका रॉन्ग मैच किया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 का ए। जो सी रंगाराजन थे 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, यहाँ पर 13th के साथ मैच करके तो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे आर कंडक्टेड बाय CSO।
तो इसमें से कौन सा जो सर्वे है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बताया था, जो नेशनल इनकम को मेजर करती थी, तो वो क्या इनमें से जो है सर्वे कंडक्ट करती है? कौन कौन से सर्वे कंडक्ट करती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, या नेशनल अकाउंट्स का? तो 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। तो जो आपका नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको भी जो है इसका सर्वे ये कंडक्ट करती है, इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी और नेशनल अकाउंट्स का भी। बाकी होलसेल प्राइस इंडेक्स का सर्वे ये कंडक्ट नहीं करती। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो इसका सर्वे जो है वो कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर 2, 3 एंड 4 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28। आइडेंटिफाई द मेजर एज लिस्टेड बाय द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 200 टू बी करेक्ट। तो जो आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की, उसमें क्या था, क्या क्या मेजर्स जो है वो लिस्ट किए गए थे कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो सही है? तो बताइए कौन कौन सी सही है। तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की, उसमें बोला था रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 30 पर 1000 लेबर्स। हाँ, ये इसमें बोला गया था कि 30 के नीचे लाना है जो आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। मैंने आपको बताया था कि 1000 अगर बच्चे मर जाते तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। फिर है रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो इसमें जो आपकी जैसे वुमेंस होती है वो बच्चों को जन्म देती है, तो ऐसा होता है जन्म देते देते भी मर जाती हैं। तो ऐसा है कि 1 लाख अगर बच्चों का जन्म होता है तो उसमें कितनी जो वुमेंस है उनकी डेथ हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसको 100 के नीचे लाना है। हाँ जी, इसमें जो है ये आपका एम किया गया था। फिर आपका रेजिंग द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स नॉट अर्लियर देन 22 एंड प्रेफर रेजिंग टू इट टू 24 और मोर ईयर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है जो लड़कियों की शादी की उम्र है कितनी, वो 18 साल है। तो ऐसा कोई भी इसमें चेंज करने के लिए बोला नहीं है। जो आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 की, तो ये तो सीधा ही आपका घट जाएगा। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये तो होगा ही नहीं कि हाँ 22 तक पहले मैरिज एज ले जानी है, फिर 24 तक ले जानी है। तो लड़कों की खुद 21 है तो 24 कहाँ ले जानी लड़कियों की। फिर है फैसिलिटीज़ फॉर सेफ अबॉर्प्शन टू बी इंक्रीज। हाँ जी, ये भी इसमें बोला गया है। तो 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो है 1, 2 एंड 4 यानी ऑप्शन ए। बाकी जो रेजिंग थी एज, मैरिज की एज गर्ल्स की, वो इसमें इंक्रीज़ करने के लिए कुछ भी नहीं बोला था आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में। चलिए 29 देखते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव वॉज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच प्लान ऑफ इंडिया। तो जो समावेशी विकास का उद्देश्य पहली बार भारतीय किस योजना में दिया गया था? बताइए किस में किया गया था? 9th 5-year प्लान में, 10th में, 11th 5-year प्लान में, 12th 5-year प्लान में। तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट टाइम कौन से प्लान में यूज़ किया गया था? 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 11th 5-year प्लान में। तो जो 11th 5-year प्लान था उसमें जो इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है वो ऐड किया गया था पहली बार। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 30 देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अ कंट्री इज रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन फिर से आगे रिपीट हो गया। अब आप अपने आप ही आंसर बता दो, तो मैं बस ऑप्शन ही पढ़ने वाला हूँ। देखते हैं कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये किससे रिलेटेड है, आपको सिंपली ये बताना है। अ शार्प डिक्लाइन इन द टोटल पॉपुलेशन, a decline in infant mortality rate, an increase in the sex ratio, and increase in the population in the working age group। तो बताइए 30 का राइट आंसर क्या? डेमोग्राफिक डिविडेंड किससे रिलेटेड था? एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप। जो पॉपुलेशन है वर्किंग एज ग्रुप में उसमें इंक्रीज हो जाए तो वो क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अल्टरनेट लैंड टू कम्युनिटी डिस्प्लेस्ड बाय मैन मेड प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। तो बताइए अगर जैसे आपका भाखड़ा बांध बना था तो उससे क्या है, उससे जो लोग थे उन्हें रिसेटल किया गया था। जो पानी था वहाँ पर उनके गाँव तक भर गया था तो वहाँ से रिसेटलमेंट करनी पड़ी उनकी, यानी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बसाना पड़ा। तो उसे क्या बोलते हैं? अब बातों बातों में मैंने आंसर ही बता दिया। उसे क्या बोलते हैं? रिसेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी को डिस्प्लेस करना है, उसकी जो घर है उसे चेंज करना है कि हाँ ये वहाँ पर रहेगा, तो उसे रिसेटलमेंट बोलते हैं। क्योंकि हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे, कोई मैन मेड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसकी वजह से जो है उनका अगर घर जो है वो बदला जाए, कहीं और शिफ्ट किया जाए, उसे रिसेटलमेंट बोलते हैं। तो वो जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ही उठाती है सारा। तो 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। तो निम्न से कौन सा वर्तमान दायित्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स या आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो वो सैलरी तो जैसे आपको देनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी। तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये करंट लायबिलिटी नहीं है, ये तो आपने रिटेन कर रखी है जो अर्निंग्स है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई आपको पता ही होगा, जब भी आप पेमेंट करते हो तो यूपीआई के थ्रू ज़्यादातर करते हो। तो यूपीआई का क्या सबसे मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस होगा कि क्या होगा, उससे क्या चीज़ अच्छी होने वाली है? तो
जो मोबाइल वॉलेट्स होते हैं उनका यूज़ नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा पहले पेटीएम क्या करता था, उसके बाद मोबाइल वॉलेट होता था, आपको उसमें पैसे डालने पड़ते थे, फिर आप वहाँ से करते थे। तो अब यूपीआई वाला आ गया, उसमें आप डायरेक्टली बैंक से ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, आपको वॉलेट में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यही है, बाकी जो ऑप्शन आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो मोबाइल वॉलेट्स थे वो अब नेसेसरी नहीं होगी पेमेंट करने के लिए। जो आपका यूपीआई है वो क्या करता है, वो बैंक से ही सीधा पैसे काट के आपके दूसरे जिसको आप दे रहे हो उसके बैंक में पहुँचा देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। हाँ जी, ये तो ठीक बोला है इसमें। फिर एनपीसीएल हैज़ लॉन्च रुपए। तो आपका जो कार्ड होगा मैक्सिमम जो आप देखोगे जो आपके एटीएम कार्ड होते हैं उसमें रुपए लिखा होता है। तो ये कार्ड पेमेंट स्कीम एनपीसीआई उसने लॉन्च की। हाँ जी, ये की है। तो 34 का राइट आंसर बोथ 1 एंड 2 है। बोथ 1 एंड 2 इसका राइट आंसर है। करेक्ट बताने से आपको कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। हु इज़ कंसिडर्ड एज द मार्जिनल वर्कर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सेंस डेफिनेशन। तो इसमें कहना चाहते हैं एक मार्जिनल वर्कर कौन है। अगर एक डेफिनेशन देखिए, हाँ मार्जिनल वर्कर कौन है, वो कौन होगा, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन अ ईयर, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज इन अ ईयर, या पर्सन हु वर्क्स एटलीस्ट 150 डेज इन अ ईयर, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 150 दिन इन अ ईयर। तो बताइए कौन होगा। तो मार्जिनल वर्कर कौन होता है, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज इन अ ईयर। तो 183 डेज से अगर कम कोई काम करता है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, मार्जिनल वर्कर की कैटेगरी में आ जाएगा। एक साल में आपके 365 दिन होते हैं, अगर लीप ईयर होगा तो 366 होगी। तो अगर 183 डेज से वो कम काम करेगा तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो मार्जिनल वर्कर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज। तो बताइए जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की वो किससे डिफाइन की जाती है। तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया, या टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, यानी जो भी पॉपुलेशन होगी टोटल उसे डिवाइड कैसे करना है, नेट कल्टीवेटेड एरिया, जहाँ पर आपकी कोई फसल उगाई जाती है उसे होती है नेट कल्टीवेटेबल एरिया, जो कल्टीवेटेड एरिया हो उसे डिवाइड करना है, उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 37 है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग हैज शोन इंप्रूवमेंट इन इंडिया ड्यू टू। तो आपको पता है सस्टेनेबल गोल्स होते हैं उनमें से आपका एक इसमें बता रखा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसने जो इम्प्रूवमेंट है इंडिया में शो की थी किस वजह से की है, जो शो की है इम्प्रूवमेंट, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की वजह से, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, या बेटर एक्सेस टू हाउसिंग, या वाइड स्प्रेड वेस्ट कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। मैंने आपको बताया था जो आपके 1 लाख बच्चों का जन्म होता है उसमें जो वुमेन्स उनकी जो डेथ होती है उसके होते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। तो इसमें डिक्लाइन हुआ, इसकी वजह से जो गुड हेल्थ एंड वेलबिंग है उसने इंप्रूवमेंट शो की थी इंडिया में, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो यही सारे आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने सारे इसमें डाल दिए। तो ऐसा है, आज की वीडियो को इतना रखते हैं, थोड़ी सी लेंथी हो गई है। तो इकोनॉमी का आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ्स करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी है, वहाँ मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, तो आप वहाँ से हमसे स्टडी मटेरियल ले सकते हो, या ऑनलाइन कोचिंग भी लेना चाहते हो तो उसकी भी डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली हमारी 5 से 10 इवनिंग में लाइव क्लासेज होती है। आपकी सब इंस्पेक्टर हो गया, डिप्टी कमीशन, HRTC कंडक्टर, पटवारी, हर एक एग्जाम की हम प्रिपरेशन कराते हैं। डेली लाइव क्लासेज होती है, वो रिकॉर्डेड मिलती है, स्टडी मटेरियल सारा हम देते हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी आज की क्लास को मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्द है, थैंक यू।